दोस्तों स्वागत है आर ओ के नए टेस्ट में। तो टेस्ट नंबर छठवां है ये। दयाइश का टेस्ट देख रहे थे आर ओ के लिए, आर ओ के लिए। तो ये छठवां है, 5 टेस्ट अपलोड हो गए हमारे चैनल पे। तो आर ओ जी एस दयाइश नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो छठे नंबर का है। तो इसमें जो है फुल लेंथ टेस्ट है और करंट अफेयर्स दिया है जून 2023 का। तो जून 2023 का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। बाकी जो फुल टेस्ट है सभी विषयों का, उनके जो क्वेश्चन है वो तो हम हमारे इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे अधिकारी जीएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसका जो लिंक है उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। कई लोग का कमेंट था कि जो इसका टेक्स्ट है काफ़ी छोटा है, इसको बड़ा करके बताया जाए। तो ठीक है, बड़ा कर देते हैं इसका। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मापुतो की खाड़ी स्थित है। तो मापुतो की खाड़ी पूछ रहा है कहाँ पे है। प्रशांत महासागर दिया है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक दिया है। तो मापुतो की खाड़ी अगर आपने मैपिंग किया होगा तो पता होगा आपको कि हिंद महासागर में है, मोजम्बिक के पास में। हिंद महासागर, इसका सी आंसर सही होगा, हिंद महासागर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का है। कह रहा है कि अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो अफ्रीका माइनर आप देखेंगे, एशिया माइनर, अफ्रीका माइनर, तो इस तरह से आता है। तो पूछता है कि अफ्रीका माइनर में कौन देश शामिल हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो ऊपर वाला है इस तरह से अफ्रीका, मान लीजिए अफ्रीका का देश ये है, मैप ये है। ठीक है, तो इधर का जो क्षेत्र है अफ्रीका माइनर में आता है। तो यहाँ पे आप अगर अंदाज से भी देखेंगे तो उसमें मोरक्को जरूर शामिल होगा। ठीक है, तो ये वाला ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक, सोमालिया इधर पे है, तो सोमालिया जहाँ वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मोरक्को है। ठीक है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है। ठीक है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया का कौन सा भाग है। बी आंसर इसका सही है, यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरे का बी आंसर सही है। तो इस तरह से मैपिंग थोड़ा सा रहेगा तो ठीक हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन बताना है कौन सा है। तो हार्न हार्न पठार कनाडा में अवस्थित है। क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो उसमें कौन सा सही है बताना है। तो केवल एक सही है या केवल दो सही है, कौन सा सही है बताना है। या एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो, कौन सा नहीं सही है। ठीक है, तो सत्य कथन पूछा है। तो हार्न हार्न का पठार जो है कहाँ पे अवस्थित है, कनाडा में है। तो ये बात ठीक है, कनाडा में है। क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो रूस के पश्चात कनाडा ही आता है। ठीक है, तो रूस के बाद कनाडा है और प्रथम स्थान पे रूस है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, सी आंसर इसका सत्य है, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, चौथा है कि मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह क्या है। तो मकर रेखा पूछा है, मकर रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं। तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और काफ़ी पारंपरिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन कौन सा देश शामिल है इसमें। तो देश तो बहुत आते हैं, सब लगभग 12-13 देश शामिल हैं, 11 या 12 देश आते हैं, 12 देश आते हैं। ठीक है, तो उसको बताना है कौन सा है। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगो, पराग्वे, चिली, उरुग्वे, ब्राज़ील, बोत्सवाना, पेरू, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, सोमालिया। तो उसमें ब्राज़ील आता है, ये बात ठीक है। तो ब्राज़ील वाला ठीक होगा, ब्राज़ील जिसमें नहीं उसको काट दीजिए आप। तो उसमें ब्राज़ील आता है। ठीक है, तो ये दो है, बोत्सवाना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, टोंगो। तो पेरू नहीं आता। ठीक है, उसमें जो है पेरू नहीं आता है, तो पेरू वाला काट देंगे, तो बचेगा एक वाला। तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और टोंगो इसमें आते हैं, ये आंसर सत्य है। चौथे का ए सही है, टोंगा टोंगा वाला। ठीक है, तो कौन कौन से देश आते हैं लगभग, तो जब मैप में देखेंगे आप तो ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू नहीं है, चिली है इसमें, टोंगा टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, मेगाडास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पोलिनेशिया
जो है फ्रांस का टेरिटरी है, तो वो भी आता है इसमें। ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को, यूरोप को, एशिया को, दक्षिणी अमेरिका को। तो पक्षियों का महाद्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। इसमें डी आंसर सही है इसका, दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। ठीक है। तो अभी अब पिछले वाले अगर कोई पेपर आपने देखा होगा मेरा, चौथे नंबर का या 5वें नंबर का, तो उसमें ग्वाद के बारे में हमने चर्चा किया था। जो ग्वाद होता है, ये पंछियों द्वारा जो प्रोड्यूस उनका वेस्ट होता है, तो उससे ग्वाद बनता है। ठीक है। तो ग्वाद जो है उनका पक्षियों का वेस्ट होता है, और ये जो है दुनिया का सर्वाधिक उर्वरक है, पौष्टिक है, या पोषक तत्व इसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं ग्वाद में। तो इसका डी आंसर सत्य है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो आर्कटिक मरुस्थल के रूप में किसे माना जाता है? तो वो आर्कटिक मरुस्थल है टैगा बायोम को, विश्वती वन बायोम को, मानसूनी बायोम को, टुंड्रा बायोम को। तो मानसूनी बायोम को तो नहीं माना जाता, विश्वती वन बायोम को भी नहीं माना जाता। आर्कटिक मरुस्थल टैगा या टुंड्रा में आता है। तो क्या है इसमें, आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। तो टुंड्रा है। ठीक है। टुंड्रा बायोम को कहा जाता है। इसमें बहुत कम मात्रा में और बहुत विरल जीव समुदाय इसमें पाए जाते हैं। दूर दूर मतलब जीव समुदाय पाए जाते हैं। बहुत दुष्कर परिस्थिति होती है यहाँ पे। ठीक। और इसका जो सबसे कम जैव विविधता वाला ये एरिया होता है, तो इसी वजह से इसको मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। टुंड्रा याद रखिए, टुंड्रा, टाइगा के बाद टुंड्रा आता है। ठीक है। तो 6ठा क्वेश्चन हो गया। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? तो खैबर जो दर्रा है उसके निकट कौन सा शहर है? तो खैबर दर्रा आपने देखा होगा, तो पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान की जो सीमा है वहाँ के आसपास में पाया जाता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सबसे नज़दीक है? तो पेशावर दिया है, लाहौर है, क्वेटा है, तक्षशिला है। पेशावर है यहाँ पे। ए आंसर सही है, पेशावर जो है सबसे नज़दीक है यहाँ पे। ठीक। अगला है 8वें नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है आपको कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कारण तो बताना है कि नीचे दिए गए कथनों बताना है। कथन दिया हुआ है कि कृष्ण क्षेत्र, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। तो क्या ऐसा ही है, केवल दूरबीन से देखा जा सकता है इसको? तो कारण क्या है? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। तो पहला तो गलत है, दूसरा इसका सही है। ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसका डी आंसर सही होगा। डी आंसर पहला गलत है। पहला गलत इसलिए है कि ब्लैक होल को देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें से जो प्रकाश बाहर निकलता नहीं है। तो कोई चीज़ हमें कब दिखाई देती है? जब उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, तो रिफ्लेक्टेड प्रकाश हमको दिखाई देता है। मगर जब ब्लैक होल के पास जब कोई भी प्रकाश जाता है तो रिफ्लेक्ट नहीं होता। ब्लैक होल का इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि प्रकाश को भी वो अपने अंदर खींच लेता है। तो वहाँ से कोई प्रकाश बाहर जब नहीं आता तो हमारी आंखों पे नहीं पड़ता, कोई रिफ्लेक्टेड या परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर नहीं पड़ता है, तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसी वजह से हम ब्लैक होल को न दूरबीन से देख सकते हैं, न ही अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। तो ब्लैक होल का पता लगाते हैं फिर कैसे हैं? तो उसके आसपास के जो पिंड होते हैं, जो तारे होते हैं, गैस होती हैं, उनका व्यवहार जो होता है, उनके व्यवहार से पता चलता है कि आसपास में ब्लैक होल की स्थिति है। ठीक है। तो ये बात है। तो 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भूगोल में नव नियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया था। तो नव नियतिवाद के बारे में पूछा है ये। तो किसने किया था? तो पहला ठीक है, जो नव नियतिवाद था वो जी टेलर ने कहा था। ठीक है। और ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है, तो ये भी ठीक है। तो ली जो है प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है, और जो जी टेलर हैं वो नव नियतिवाद सिद्धांत से संबंधित हैं। ये दोनों ही कथन सत्य है। ए आंसर सही है इसका, दोनों कथन सत्य है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है हमको। सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो बंदरगाह दिया, देश दिया है, तो बताना है कौन सा कहाँ है। तो पोर्ट डायमंड जो है कनाडा दिया है, इगारका रूस में। तो इगारका तो रूस में है। ठीक है। याकोहामा जापान में है, और रॉटरडैम नीदरलैंड में है, भी ठीक है। जो पोर्ट डायमंड है वो कनाडा में ना होकर दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है।
याद रखिएगा। तो इसी वजह से ए वाला इसका आंसर सही नहीं है, यही गलत है। 10वें का ए सही है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है। तो चीन में नहीं, अनसन चीन में है। वुहान के बारे में सुने होंगे, वो भी चीन में है। कैंटन और किनकी, तो आप थोड़ा सा भी इसको पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि कौन जो है किनकी, जो है किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में अवस्थित है, ठीक है। जापान में है ये औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र है, जापान में अवस्थित है। तो सी वाला आंसर सही है इसका। बाकी अनसन, कैंटन और वुहान जो है चाइना का जो प्रांत है, ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना आयन मंडल में नहीं होती। तो आयन मंडल में वो घटना कौन सी जो नहीं होती है। तो ब्रह्मांड किरण का परिलक्षण, मौसम संबंधी घटनाएं, उत्तरी ध्रुव प्रकाश, दक्षिणी ध्रुव प्रकाश, तो कौन सा नहीं होता है इसमें। तो आपको पता होगा कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। और बाकी आयन मंडल में जो है ब्रह्मांड किरणों का जो परिलक्षण होता है वो होता है, उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जो है यहाँ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बताना हमको, नहीं पूछा है, ठीक। तो सिम्पसन तो है, ठीक है, सिम्पसन है। ग्रैंडी भी है और सैंडी भी है। मुजावे नहीं है। मुजावे मरुस्थल जो है यूएसए में है, याद रखिएगा, यूएसए में है ये। तो मुजावे नहीं है, डी आंसर सही है, मुजावे नहीं है, ठीक है। बाकी सब है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो डी आंसर सही है। 13 नंबर का 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो नगर दिया, नदी दिया हुआ है, तो नगर और नदी में मिलाना है और कूट का प्रयोग करके बताना है कौन सा सही है। तो वारसा, वारसा नहर जो है, सॉरी, वारसा नगर जो है किस नदी पे अवस्थित है। काराकस, कीव, मैड्रिड। तो कीव के बारे में तो सुने होंगे आप कई बार, ठीक है। तो कीव नीपर नदी किनारे है, 4 हो गया। मैड्रिड जो है किस नदी किनारे है, तो मंजानारेस है, मंजानारेस 3 हो गया ये। और कराकस जो है, कराकस उगुएरे में है ये, तो 1 हो गया। और वारसा जो है बिस्चुला में है, 2 हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 1 4 3 इसका सही आंसर है, 2 1 4 3, ठीक। ए आंसर इसका सही है, 2 1 4 3। अगर अगर कीव आपको पता है कि नीपर नदी किनारे है, तो आप आधा एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। जो कीव को नीपर नदी किनारे आप समझ लेंगे तो आधा एलिमिनेट हो जाएगा, फिर उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि इसका नाम आप नहीं सुने होंगे। इसका गुएरे तो आदमी सुना है, इसका नहीं सुना है, तो ठीक है, इसका ए आंसर सही है, याद रखिएगा इसको। तो न्यूज में रहते हैं तो प्लेसेस पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति जीरोफाइट कहते हैं उसको। ये दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहते हैं। और लवणीय क्षेत्र में उगने वाली जो भूमि वनस्पति होती है उसको हेलोफाइट कहते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले जो कम पानी वाले होते हैं, तो कम पानी वाले को जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है पहला वाला। दलदली क्षेत्र में उगने वाले को हाइग्रोफाइट कहते हैं, क्योंकि हमेशा इनको पानी की जरूरत होती है, तो हाइग्रोफाइट, ठीक है। लवणीय क्षेत्र में उगने वाली जो वनस्पति उसको हेलोफाइट कहते हैं, तो ये भी ठीक है। तीनों ही सत्य है, ए आंसर इसका सही है, तीनों सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है। तो कह रहा है कि बाल्कस झील कहाँ अवस्थित है। बाल्कस, तो विश्व की जो प्रसिद्ध झीलें हैं उसके बारे में पूछता है, तो याद रखिएगा। तो बाल्कस झील कहाँ है, अफगानिस्तान में तो नहीं है, ईरान में भी नहीं है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो कजाकिस्तान में है, डी आंसर इसका सही है। अगला है रायल सीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है। तो रायल सीमा आप जानते होंगे, तो दंडकारण्य है, तेलंगाना है, मालवा है या बुंदेलखंड है, कौन सा पठार का रायल सीमा है। रायल सीमा का विवाद कई बार आपने सुना होगा। तो रायल सीमा की का क्षेत्र के विवाद के कारण ही तेलंगाना और जो है आंध्र प्रदेश अलग होते हैं। तो कई जगह विवाद चलता है इस संसाधनों को लेके, तो तेलंगाना का पठार का विस्तार है, बी आंसर सही है, ठीक है। तो तेलंगाना एवं दक्षिण उत्तरी भाग तेलंगाना, दक्षिणी भाग रायलसीमा के नाम से जाना जाता है।
18वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट से बताना है कौन सा आंसर सही है। तो नहर दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है, तो सरहिंद जो नहर है कहाँ से निकली, एंडन है, एनीकट है और तिलपाड़ा है। तो एनीकट का थोड़ा नाम सुने होंगे, एनीकट हमारे इस साइड में पूर्वी जो क्षेत्र है भारत के उस तरफ है। तो बताइए कौन किधर है। तो सरहिंद तो सब जानते हैं उत्तर में है, तो ये सतलज होगा, एक सही है। एडन जो है दामोदर में है, एडन, ठीक है, 2 हो गया। एनीकट कावेरी में है, ठीक है, तो एनीकट कावेरी में हो गया, 3 हो गया। तिलपाड़ा जो है मयूराक्षी नदी में है, तो ये 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका सही है, ए आंसर सही है। इस तरह से पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको इस तरह से थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा और भी क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, फिर से आया क्वेश्चन। तो कथन कह रहा है कि भावर प्रदेश में नदियां विलीन हो जाती हैं। तो भावर प्रदेश में नदियां विलीन हो जाती हैं, तो क्या ये सही बात है? सही बात है। इस कारण क्या है, इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक है, तो ये भी बात ठीक है। दोनों कथन सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर इसका सही है। तो भावर क्षेत्र क्या होता है, तो नदी जब पर्वत से उतरते हुए आती है, तो पर्वत के जब पाद पे आती है, उसके तराई क्षेत्र में आती है, पाद वाले क्षेत्र में, पैर के पास में, तो इस तरह बुलडोजर करें, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, बोल्डर कहते हैं जिसको, इस तरह पत्थर होते हैं, तो पानी तो ऐसे आता है, तो बस इसी पत्थर में नदियाँ गुम हो जाती हैं, ठीक है। तो पारगम्यता ज़्यादा होती है, तो अंदर इसकी समा जाती हैं, तो लगता है कि नदी ही नहीं है। फिर जब ये भावर क्षेत्र खत्म होता है, तब ये पानी ऊपर आता है, फिर से एक धारा बन के नदी के रूप में बहने लगता है। तो वही क्षेत्र है, तो इसी कह रहा है कि इसी में विलीन हो जाती हैं। क्यों विलीन होती है? तो पारगम्यता अधिक होती है, तो इसी वजह से विलीन हो जाती हैं। तो ए आंसर इसका सही है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सौर मंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र कहा जाता है? तो किस एक को लघु सौर तंत्र कहा जाता है? सौर मंडल के निम्न ग्रहों में से किसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है? तो बुध को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को। तो लघु सौर तंत्र कहने का मेन मकसद यही है कि जिसके ज़्यादा उपग्रह हो गए या बड़ा ग्रह है ये सबसे, तो इस तरीके से सोच सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह है ये, और इसकी जो परिक्रमा है, ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 पृथ्वी वर्ष में करता है ये, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये, तो डी आंसर का सही है, इसी को कहा जाता है। अगला है हिमनद है और नदी है, सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है कि निम्न युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सियाचिन जो है नुब्रा नदी है, जेमू तीस्ता है, बंदर पूंछ यमुना है, और मिलान जो है चेनाब है। कौन सा सही नहीं सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो मिलान सियाचिन जो है नुब्रा पे आता है, ठीक है, ये बात सही है। जेमू तीस्ता है, बंदरपूछ यमुना है, जो मिलाम है, तो मिलाम पे गोरी गंगा है, गोरी गंगा नदी है, मिलाम गोरी गंगा नदी, ठीक है। चेनाब नदी जो है कौन से पे है? तो चेनाब नदी के लिए 12 सिगरी है, 12 सिगरी, ठीक है। तो इसलिए गड़बड़ है डी वाला, तो डी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा डी आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, कह रहा भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो जो भारत के तट है, तो इस तट पे कौन सा, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। तो पूछ रहा है कि इस तट पे कौन सा अवस्थित है? जंजीरा है, एन्नोर है, तूतीकोरिन है, और हल्दिया है। तो हल्दिया तो नहीं है, ठीक है। जंजीरा, एन्नोर और तूतीकोरिन में बताइए कौन सा है? तूतीकोरिन है। तो जो जंजीरा है महाराष्ट्र में है, याद रहना चाहिए आपको। जो महाराष्ट्र होगा तो ये पश्चिमी घाट पे होगा ये, ठीक, ये इसका आंसर सही है। जंजीरा जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक। एन्नोर तमिलनाडु में है, तो तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है, और हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और एन्नोर भी तमिलनाडु में है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में स्थित नदी का नाम बताना है हमको। तो ये पूछ रहा है जो उत्तर की नदियां हैं, जो हिमालयी नदियां उत्तर में जो बहती हैं सबसे उत्तरी भाग में, तो श्योक है, जास्कर है, स्पीति है, और सतलज है। तो कौन सा है इसमें? तो श्योक नदी जास्कर जो है, जास्कर श्रेणी के पास बहती है, उसके बाद कौन आता है बताइए? सबसे ऊपर श्योक आता है, ठीक है। सबसे पहले श्योक नदी है, फिर जास्कर नदी है, फिर स्पीति नदी है, उसके बाद सतलज आती है। सबसे दक्षिण में सतलज नदी है, डी आंसर इसका सही है। सबसे दक्षिण में सतलज नदी है, ठीक है।
तो इस तरीके से स्थिति दी गई है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि किंगरी बिंगरी दर्रा, तो किंगरी बिंगरी जो दर्रा है कहाँ पे अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख है, उत्तराखंड है और सिक्किम है। तो किंगरी मिंगरी जो दर्रा है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। सी आंसर सही है। ठीक है, किंगरी मिंगरी उत्तराखंड के चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाला एक दर्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश के एक तिहाई मतलब 33%, एक तिहाई क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार सेट की गई थी? मिनिमम 33% या एक तिहाई जो है वन होने चाहिए हमारे देश में, वो किस वन नीति के तहत घोषित किया गया था उसी के बताना है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1980 है, 1952 है, 1988 है और 1894 है। तो किस वन नीति में ये डिसाइड किया गया था? ठीक है, तो सी वाला आंसर सही है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये डिसाइड किया गया था कि हमारे देश की कुल भूमि का 33% वन होना चाहिए या एक तिहाई वन होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है। तो जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है, क्या ये बात सही है? तो सही हमसे पूछा है। तो यह एक अक्षेत्रीय मृदा है, क्षेत्रीय मृदा नहीं है, अक्षेत्रीय मृदा है ये। ठीक है, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो क्षेत्रीय मृदा का मतलब ये होता है कि उसी के आसपास के मटेरियल से बनी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए काली मृदा है, तो काली मृदा का क्या सीन होता है? काली मृदा जो है ज्वालामुखी के उद्गार से बनी जो चट्टाने हैं उनके ही अपरदन और अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है। तो उसी के पास ही होता है। ठीक है, उसी क्षेत्र में होगा जिस क्षेत्र में ये कौन सा विस्तार है, ज्वालामुखी निक्षेप जहाँ पे है उसी क्षेत्र में काली मृदा का जो होता है उत्पादन होगा। उत्पादन क्या कह रहे हैं कि फॉर्मेशन होगा उसका। ठीक है, तो काली मृदा का फॉर्मेशन, काली मिट्टी का फॉर्मेशन वहीं होगा जहाँ ज्वालामुखी उद्गार से चट्टानें बनी हुई हैं। ठीक है, मगर जो जलोढ़ मृदा है वो नदियों के गाद से लाया जाता है। तो नदियाँ बहुत दूर से आती हैं, तो अन्य क्षेत्रों की मिट्टियाँ भी काट काट के, जैसे हिमालय क्षेत्र की मिट्टियाँ उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश जो भी हैं, जहाँ जहाँ से गुजरती हैं जो जो नदियाँ, वो वहाँ की मिट्टियों काट काट के लाती हैं, तो वो अक्षेत्रीय मृदा बनाती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय मृदा का मतलब कि जो मिट्टी जहाँ है उसी क्षेत्र के से काट पीट के बनी हो, और अक्षेत्रीय मृदा का मतलब कि कहीं दूसरे क्षेत्रों से आई गई मृदा हो। तो पहला इसीलिए गलत है। ठीक है, काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है जिसके जल धारण करने की क्षमता काफ़ी कम है। तो ये भी गलत है, काली मृदा उपजाऊ मृदा है। ठीक है, और जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक जो है काली मृदा में ही होती है। ठीक, तो दोनों ही गलत है इसमें। तो डी इसका आंसर सही है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो 26 में इसका डी आंसर सत्य है। एक्सप्लेनेशन करने पर काफ़ी समय बीत जाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते हैं, बस अगर आंसर सुनना चाहते हैं, तो उसको भी हम बता देंगे तुरंत तुरंत। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य बताना है। तो RLEGP कार्यक्रम, RLEGP, तो RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था। इसमें केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी थी। तो क्या इसमें सही है बताना है हमको। तो RLEGP का जो फुल फॉर्म था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको गारंटी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए प्रोग्राम 15 अगस्त 1983 में शुरू किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। और केंद्र सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी ये, केंद्र का 100% इसमें पैसा लगना था। दोनों कथन सत्य है, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, आशा, आशा के बारे में सभी लोग जान चुके होंगे अब कि गांव में जो एम्बुलेंस लेके घूमती हैं महिलाएं, आशा वर्कर ही होती हैं वो। तो आशा के बारे में क्या सही है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, बताना है आपको क्या सही है। तो आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका हैं जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती हैं। तो असत्य कथन हमको चुनना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका होती हैं और स्वास्थ्य समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल सही बात है। आशा उसी गांव में से कोई महिला होती है। तो जिस गांव की एक कोई गांव है तो उसी गांव की महिला ही आशा होगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ जो एक्टिविस्ट होती हैं उनको आशा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कथन इसके लिए सत्य हैं।
ठीक है, असत्य कथन पूछा है तो कोई कथन असत्य नहीं है, तो इसका डी आंसर सही है, न तो एक न तो दो। ठीक है, तो आशा जो एक प्रशिक्षित महिला होती है और वो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में एक सहायिका का कार्य करती है, और उसी गांव की महिला होनी चाहिए जो आशा है। तो जिस गांव की आशा है, जिस कोई गांव है तो उसी गांव की महिला ही आशा होनी चाहिए। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो नई पेंशन स्कीम जो एनपीएस है, वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही केंद्र सरकार की समर्थित पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो इसमें भी असत्य हमको बताना है, तो ये बात सही है। 18 से 65 वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी, अनिवासी जो एनआरआई है, एनपीएस का सदस्य हो सकता है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य असत्य बताना है हमको, तो कोई भी असत्य नहीं है, तो डी इसका आंसर सही है। तो याद रखिएगा, तो नई पेंशन स्कीम जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन वो संचालित की जा रही है। दूसरा, 18 से लेकर 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक, वो निवासी हो और अनिवासी हो, दोनों ही एनआरआई है, और इसका सदस्य हो सकता है। तो इसका डी आंसर सही है कि दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है कि ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि अभिकथन भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख मतलब होता है क्रेडिट, लोन देना, लेना लेना नहीं देना, तो लोन देने के लिए जो दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो पहला ठीक है। कारण है, दीर्घकालिक साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। तो सभी राज्यों में एक समान नहीं है। ठीक है, सभी राज्य की स्थिति एक तरह से नहीं है, और सभी राज्य के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है अलग अलग हैं, तो ये सभी के लिए एक नहीं है। ठीक है, तो पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। सी आंसर इसका सही है 30वें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पे शुरू की गई थी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पे ये किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की गई थी। नचिकेत मोर समिति जो थी, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये नचिकेत मोर नहीं है। रंगराजन समिति ये भी नहीं है। ठीक है, आरवी गुप्ता समिति, तो आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पे ही बनाया गया था, इसका सी आंसर सही है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसको पूछ सकता है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी ये पूछता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब शुरू की गई थी। तो 1998 में शुरू की गई थी। यह स्कीम जो है संस्थागत ऋण तथा किसानों की पहुंच की महत्वपूर्ण इकाई है, और नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की जो प्रबंधक, नाबार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड का प्रबंधन करता है। ठीक है, जबकि जो सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और वाणिज्य बैंक है, किसानों को लोन वितरण करते हैं इसी कार्ड पे। तो आरवी गुप्ता समिति, सी आंसर सही था इसका। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कथन कारण वाला, फिर से क्वेश्चन आया। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन है 32 नंबर का। तो कथन कह रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। तो विकास का भारतीय मॉडल है वो राज्य और व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। तो विकास का अच्छा मॉडल वही है जो राज्य और सबके हितों की रक्षा करे, उसके साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करे। तो ये ठीक है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है, इसी वजह से राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है समझते हैं आप। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं। तो मान लीजिए प्राइवेट जो है वो राज्य के हित में काम कर रहा है, और पब्लिक जो है, जो सरकारी चीज़ें हों, वो जो है व्यक्ति के हित में करता है, काम करता है। क्यों काम करता है, जैसे कि मिड डे मील हो गया, और कई इसी विधवा पेंशन हो गया, ओल्ड पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन, तो ये सब चीज़ें जो हैं चलती हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही कारण है कि दोनों के हितों की रक्षा की जाती है इसमें। तो दोनों ही कथन सत्य और व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर इसका सही है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है इसको। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है इंडस्ट्रियल इंडक्शन प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है पूछ रहा है। तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया जाता। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय इसमें भी, और एमएसएमई भी नहीं है इसमें। तो इसका बी आंसर सही है, सी आंसर सही है, बताइए। तो जो आईआईपी है, याद रखिएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
उसको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है, मंथली जारी किया जाता है। इसका सी आंसर सही है, ठीक है, सी आंसर सही है। इसका बेस ईयर करके पूछता है तो बेस ईयर 2011-12 है इसका, ठीक, सी आंसर सत्य है। 34वां है, निम्नलिखित में से हॉट मनी किसे कहते हैं? तो हॉट मनी एफडीआई है, एफआईआई है, एडीआर है, जीडीआर है। तो एफडीआई है, फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई जो होता है फॉरेन, क्या कहते हैं इसको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। तो हॉट मनी में या एडीआर होता है या जीडीआर दिया है, ठीक है। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और एफआईआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। एडीआर जो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होता है और जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होता है, ठीक है। तो इसमें हॉट मनी पूछा है कुल मिला के, तो हॉट मनी वो होती है जो समय के साथ भाग जाती है और आ भी जाती है, ठीक है। तो जिसको भागने की मतलब क्षमता ज़्यादा होती है भागने की, भागने का मतलब ये है कि जब निवेश करता है, मार्केट जब गिरता है उससे पहले ये भाग जाता है, जब मार्केट गिरने वाला होता है तो अपना पैसा निकाल के मार्केट से गायब हो जाते हैं, उनको कहते हैं हॉट मनी। तो एफआईआई वाले होते हैं इसमें, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही है। तो एफआईआई जो है वो हॉट मनी के रूप में जाने जाते हैं। 35वां है कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो आर्थिक नियोजन का जो प्रणेता है किनको माना जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं, पीसी महालनोबिस हैं, डीपी धर हैं, सुखमय चक्रवर्ती हैं। तो कौन है, किनको माना जाता है ये? तो एम विश्वेश्वरैया जी को माना जाता है, ये आंसर इसका सही है, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन विश्वेश्वरैया जी है, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन संबंधी वो प्रस्ताव 1934 में आया था, ठीक है। और अपनी विश्वेश्वरैया जी की बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उन्होंने लिखा था। तो आर्थिक नियोजन का मतलब है जो जो प्लान के हिसाब से कोई चीज़ हो, जैसे पंचवर्षीय योजना आई थी तो वो वाला प्लान, ठीक है, तो उसको आर्थिक नियोजन में वही था। तो ए इसका आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में क्या सत्य है बताना है। सत्य पूछा है इसने। तो इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ था, ये भी ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, यह दूसरा, यह छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है, तो ये भी सही है। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसमें उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं, इसके डी आंसर इसका सही है, तीनों ही सत्य हैं इसमें। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति नियंत्रण करने का राजकोषीय उपाय नहीं है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का, जो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई हो गया, महंगाई को नियंत्रण करने का राजकोषीय उपाय, राजकोषीय मतलब जो सरकार उपाय करती है, जैसे फिजल उपाय है। तो संतुलन बजट बनाना, ठीक है, ये है। प्रगतिशील करारोपण, ये भी है। कठोर साख नीति, उत्पादन में वृद्धि, तो ठीक है, उत्पादन में वृद्धि और कमी सरकार करवा सकती है। प्रगतिशील करारोपण जो है सरकार करती है। संतुलित बजट जो है सरकार बनाती है। कठोर साख नीति जो है, टाइट मनी पॉलिसी जिसे कहते हैं, टाइट क्रेडिट पॉलिसी कह सकते हैं इसको, जो आरबीआई बनाता है। तो ये सी वाला नहीं है, इसका सी आंसर सही है, यही नहीं है, ठीक है। 37वें का सी नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उसका संरक्षण करना था? तो पीएम प्रणाम योजना, अमृत धरोहर, P1 डिवाइन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। उस समय आया था तो करंट अफेयर्स में था। तो अमृत धरोहर योजना थी, बी आंसर इसका सही था। अमृत धरोहर योजना में ये बात की गई थी। अब पीएम प्रणाम योजना जो आई थी, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके अस्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाना, जो कि स्थानीय कृषि पद्धति जो थी, या अस्थायी, इसमें गोबर वर्ग यूज ज़्यादा किया जाता था, वो सब मामला वाला बात था उसमें। और पीएम डिवाइन जो था, ये पूर्वोत्तर के विकास के लिए था, ठीक है। तो इसका बी आंसर सत्य है। 39वां है, समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रथम है? तो 2023 की बात पूछ रहा है, कौन सा प्रथम है? 2019-20 के अनुसार जो था, प्रथम स्थान पे कौन था मछली उत्पादन में? समुद्री मछली पूछ रहा है ये। तो सबसे अधिक गुजरात था उस टाइम पे। वर्तमान में कौन है? तो 2023 में सबसे अधिक जो था गुजरात पैदा करता था, मरीन जो फिश प्रोडक्शन गुजरात का अधिक था। अब 2025 में जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो गुजरात हुआ, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ही चारों में घूमता रहता है।
तो ठीक है, तो वर्तमान में पूछेगा तो आप आंध्र प्रदेश मारेंगे, बी आंसर सही है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 40 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। तो गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, उसको बताना है वित्त का। तो इस तरह का जब आपको क्वेश्चन आए तो आप देखिएगा कि सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, जब नहीं पूछे तो ये पूछिएगा 3 में समानता होनी चाहिए। जब एक असमान है तो समझ लीजिए वही है। तो महाजन और साहूकार, तो ये भी प्राइवेट लोग हैं, जैसे हम आप महाजन हो सकते हैं, तो हम भी किसी को लोन दे सकते हैं। अड़तिए, अड़तिया मतलब कि जो ज़्यादा मात्रा में आपके अनाज खरीद लेते हैं, ठीक है, वो अड़तिया हैं। व्यापारी, ठीक है, तो ये भी प्राइवेट ही हो जाएंगे, अड़तिया भी प्राइवेट हो जाएंगे। सहकारी समितियाँ हो सकती हैं सरकारी हों, ठीक है। तो 40वें में आपको सबसे अलग सहकारी समितियाँ लग रही हैं, तो यही सत्य भी है। जो डी है गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, ठीक है, ये संस्थागत वित्तीय स्रोत है। ठीक है, वित्त देने का संस्थागत स्रोत है सहकारी समितियाँ। 41 एक निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है। तो रंगराजन समिति है, मालेगाम है, नरसिम्हन समिति है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नरसिम्हन समिति आप देखे होंगे, सी इसका आंसर सही है। नरसिम्हन जो समिति है वो बैंकिंग सुधार के लिए जानी जाती है। तो एक 1993 में बनी थी और एक 1998-99 में शायद बनी थी। 2 बार नरसिम्हन समिति बनी है। ठीक है, तो नरसिम्हन 1 और नरसिम्हन 2 कहते हैं इसको। ठीक, तो एग्जैक्ट हमको 98-99 बनी थी, कब बनी थी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। बाकी 93 तो कन्फर्म है कि ये बनी थी बैंकिंग सुधार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कथन कारण वाला फिर से क्वेश्चन आया। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कथन कह रहा है कि लॉर्ड एलन था के समय में सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश में विलय हो गया। तो लॉर्ड एलन था सिंध में विलय किया था, उसके समय में हुआ था। तो पहला ठीक है। दूसरा है कि यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, तो ये भी बात सत्य है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं इसका, तो ए आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं और व्याख्या भी उसकी कर रहा है। ठीक है, तो 1842 में एलन बरो की भारत में गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति हुई थी। ठीक है, सिंध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय अफगान संघर्ष का परिणाम था, ये भी बात सही है, तो याद रखिएगा। तो 1842 के आसपास अगर कोई घटना पूछती है तो लॉर्ड एलन बरो वहाँ पे था। ठीक है, अगला है धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन भी है। तो धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, ज्योतिबा फुले हैं और दयानंद सरस्वती हैं। तो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, इनकी एक और पुस्तक है, ठीक है, गुलामगिरी, उन्होंने इसको लिखा है। तो ज्योतिबा फुले हैं वो, सी आंसर सही है, ज्योतिबा फुले की है। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी शांत जल की नीति। तो इसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति किसने अपनाई थी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, नीनो डी कुन्हा है, अल्बुकर्क है और गार्सिया द नारोन्हा है। तो किसने अपनाई थी इसमें। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी, ये इसका आंसर सत्य है 44वें का। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। ठीक है, ये चाहता था कि जो दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार हो रहा है वो सुरक्षित रहे। ठीक, 45वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हो गई। तो टीपू सुल्तान सबसे लास्ट वाले में मरा था। ठीक है, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसको आसानी से लगा सकते हैं कि चौथा है, डी आंसर सही है। तो चौथा कब हुआ था, लगभग ये भी 1800 के आसपास हुआ था, 1799 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, डी आंसर सत्य है इसका। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है बताना है। तो पाइका विद्रोह के जो नेता थे, नेता के बारे में उन्हें बताया था। कई, अगर आप लगातार मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं आप, तो ये विद्रोह के बारे में कई सीरीजों में 8-10 विद्रोहों को मैं ऐसे उसका जो नेता है उनको मुंह से बोल देता हूँ। तो आप अगर लगातार देखते आ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी अब पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, तो पाइका के बक्सी जगबंधु बता रहा है, तो ठीक है, सही सुमेलित नहीं है बताना हमको। तो बक्सी जगबंधु थे पाइका विद्रोह के थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। रामोसी विद्रोह के जो है चित्तरदास थे, ये भी ठीक है। अहोम विद्रोह के चक्र बिसोई बता रहा है। तो अहोम के चक्र बिसोई न होके गोमधर कुंवर थे। ठीक है, गोमधर कुंवर। ठीक है, अखासी विद्रोह के तीरथ देव थे, तो ये भी ठीक है। तो सी इसका जो है सही नहीं था, बाकी सभी सही है, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बम्बई की बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की थी? तो कौन सा ईयर था जब बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी? तो 1927 में की थी, 24 में, 25 में या 28 में की थी? तो कब की थी? तो 1924 में किया था। ठीक है, तो 1924 में बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना जो है की गई थी। और बहिष्कृत समाज जो नामक पत्रिका थी, जो मराठी भाषा में जिसका प्रकाशन होता था, तो 1927 में उसको प्रकाशित किया गया था। इसका बी आंसर सही है, 1924 में इस सभा का गठन हुआ था। 1924 में एक और संस्था बनी थी जिसमें चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, कि निम्नलिखित कथनों में बताना है कौन सी ये घटना आंदोलन के पश्चात घटी थी? असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी थी, कौन सी घटना थी? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन असहयोग के बाद नहीं हुआ था, असहयोग से पहले हुआ था। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल की स्थापना, ये भी नहीं सही है, ये पहले होम रूल की स्थापना हो गई थी। अच्छा, असहयोग आंदोलन को भी पूछा जाए तो भी, तो अगस्त 1920 में चालू हुआ था, लगभग अगस्त 1920 में चालू हो गया था ये। ठीक है, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। एनी बेसेंट ने जो स्थापना किया था 1917 में, यह स्थापित कर दिया था होम रूल को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। और कामागाटू मारू पर जो प्रकरण हुआ था, कामागाटा मारू 1914 में ही हो गया था, प्रथम वर्ल्ड वार के आसपास। ठीक, तो अब 1920 के बाद कौन सी घटना घटी है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, सी आंसर सही है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना ही हुई थी। तो जब असहयोग आंदोलन को जब वो चौरा चौरी कांड हो गया, चौ 22 में, फरवरी 22 में, तभी इन्होंने, गांधी जी ने जब रद्द कर दिया असहयोग आंदोलन को, तो इससे काफ़ी निराशा छा गई। और मदन, क्या कहते हैं उनको, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिल के स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर है, रामधारी सिंह दिनकर है, रामकृष्ण परमहंस है और महात्मा गांधी है। तो टैगोर जी ने कहा था, ये आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन का जो गठन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सुधार था, अकाल के कारणों का पता लगाना, देशी रियासतों से संबंध, और भूमि या भूमि कर रहित जागीरों का पता लगा के उन्हें छीनना। तो ब्रिटिश काल में इनाम जो कमीशन बना था, इसका उद्देश्य डी वाला ही था, कि भूमि कर रहित, जो भूमि कर जागीरें नहीं दे रही हैं, उनका पता लगा के उनको छीन लेना, यही मेन उद्देश्य था इनाम कमीशन का। ठीक है, 1852 के आसपास में इनाम कमीशन 1852 के आसपास में हुआ था। ठीक है, तो 1852 में किस, कौन था बताइए? डलहौजी, डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता के मेयर किस वर्ष में चुना गया था? तो इतनी महान हस्तियों के बारे में इतना डिटेल क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कब बनाया गया था इनको? तो 1936 में, 1931 में, सॉरी 1921 में, 1923 में, 1925 में। तो 1923 में बनाया गया था इनको, सी आंसर इसका याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को 1923 में कलकत्ता के मेयर के रूप में चुना गया था। और इनका जो जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, वो उड़ीसा में हुआ था, कटक में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम क्या है? तो कई बार पूछता है अलाउद्दीन का विजय क्रम। ठीक है, तो जब हिस्ट्री इसको पढ़ाएंगे थोड़ा, तो इसके बारे में हम डिटेल में बता देंगे, विजय क्रम, इसका क्रम जो है। और जो घटनाएं, FST फिरोज शाह तुगलक हुआ, मोहम्मद तुगलक हुआ, इनकी जो घटनाएं हैं, जो जो लोग कारनामा किए हैं, उनकी घटनाओं का जो क्रम पूछता है बार बार, अकबर के क्रम पूछता है, तो उसको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें बताइए, मालवा का विजय हुआ था चित्तौड़ का, गुजरात का रणथंभौर का। तो सबसे पहले किसका विजय हुआ था? तो सबसे पहले गुजरात विजय किया था इसने। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले गुजरात विजय। ठीक है, 1297 में गुजरात विजय किया था। ठीक है, उसके बाद में रणथंभौर का किया था 1301 में। फिर चित्तौड़ का किया था, कब किया था? 1303 में किया था चित्तौड़ का। चित्तौड़ के बाद में मालवा आता है 1305 में। तो अब अपने हिसाब से सेट कर लीजिए इसको, कौन सा इसका होगा। सबसे पहले 3 होगा, तो सबसे पहले 3 किस में है? डी वाले में। तो डी आंसर ही सत्य है इसका, गुजरात है, रणथंभौर है, फिर चित्तौड़ है, फिर मालवा है।
3, 4, 2, 1 इसका सही आंसर है, डी आंसर सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा को रोक लगा दिया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेता है इसको, और बड़े एग्जाम में पूछता है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो शिहाबुद्दीन था, सिकंदर था, सुहादेव था, जैनुल आबादीनी, जिसे अकबर भी कहते थे कश्मीर का, इसको अकबर भी कहते थे। तो किसने लगाया था ये बताना है। सिकंदर ने लगाया था, बी आंसर सही है। कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। उसके पुत्र सुल्तान जैनुल उबादीनी ने हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया था। तो प्रतिबंध हटा दिया था, तो देखिए सती प्रथा पर लगाया तो इसको लगेगा कि अच्छा काम किया, ठीक है, मगर उस समय के परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे तो ये आहत था। जैसे आज बात बात पे विशेष जो समुदाय है, जैसे मान लो हिंदू और मुस्लिम, कुछ भी कोई बात कहता है तो अपने दिल पे लेके तुरंत ही धरना प्रदर्शन ऐसी चीज़ें करने लगते हैं कि हमारे धर्म में नहीं बोलना चाहिए। उसी तरीके से जैनुल आबादीनी, जिसको कश्मीर का अकबर कहते थे, तो इसको लगा कि हमने हिंदुओं के मामले में हस्तक्षेप कर दिया है, सती प्रथा पर रोक लगा के। फिर जब ये आया तो इसने सती प्रथा पर जो रोक लगी थी वो हटा दिया। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। 54 और क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम रबिया उद दौरानी की स्मृति में बीबी का मकबरा बनवाया था। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? तो पूछता है, कई बार पूछा है, इसका क्वेश्चन आसान है। तो उत्तर प्रदेश में है, नई दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में बना है। तो औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, सी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं, गुजरात में भी नहीं है। तो औरंगजेब ने 1678 में क्या किया था कि अपनी बेगम जो रबिया उद दौरानी थी, जिसका नाम था दिलरास बानू बेगम, दिलरास बानू बेगम का जो मकबरा था उसको बनवाया था, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, और ताजमहल का फूहड़ रूप भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कहता है, कथन कह रहा है कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण जो भाब्रू बैराट से प्राप्त होता लघु शिलालेख है। तो ये बात ठीक है। तो इस शिला कारण कह रहा है कि शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो इस कथन में ठीक है, तो पहला सही है इसका, ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों? बुद्ध जो शाक्य कहा था, बुद्ध शाक्य जो मास्की के अभिलेख में, जो राज्याभिषेक के समय मास्की के लघु शिलालेख में जो अशोक ने ये बुद्ध शाक्य अपने आप को कहा था, तो ये गलत हो गया। केवल एक सही है, दूसरा गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, सी इसका आंसर सत्य है। ठीक है, अगला है, चोल काल में पेरुनंदम तथा पेरुनंदनम और सिरुदनम थे, क्या थे ये? पेरुनंदनम और सिरुनंदनम क्या थे? तो चोल प्रशासन के उच्च अधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी। ठीक है, ब्राह्मण बस्तियों की सभा, व्यापारियों की सभा, सर्वसाधारण की सभा। तो पहला इसका सही है। तो निम्न श्रेणी वाले जो थे वो सिरुदनम थे, और उच्च श्रेणी वाले जो अधिकारी थे उनको पेरुदनम कहा जाता था। ठीक है, ए आंसर इसका सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शन और प्रवर्तक हैं, तो बताना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरी मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक और न्याय मीमांसा। तो सुमेलित नहीं है, बताना है। तो न्याय को कपिल नहीं थे। ठीक है, सबसे पहले न्याय का गौतम थे, कपिल नहीं थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बाकी वैशेषिक का कणाद थे, पूर्व मीमांसा का जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा का बदरायण थे। ठीक है, तो डी इसका सही सुमेलित नहीं था, बाकी सब सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित विदुषी स्त्रियों में से कौन सा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी? तो इंपॉर्टेंट है ये। तो ऋषि अगस्त्य जो साउथ में चले गए थे, अलग कहते कहा जाता है कि साउथ में जाके संस्कृति को फैलाए थे। तो वही पूछ रहा है कि जो ऋषि अगस्त्य की पत्नी का क्या नाम था? तो अपाला नहीं था, घोषा भी नहीं था, विश्ववारा भी नहीं था, और लोपा मुद्रा था उनका नाम। सी आंसर सही है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में उल्लेखित विदुषी स्त्रियों में से एक लोपा मुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। और वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिनमें वेद मंत्रों की रचना की थी। उसमें अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपा मुद्रा चारों ही आती हैं। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धार्मिक साहित्य में से कौन सा 1,00,000 श्लोक होने के कारण सहस्त्रव संहिता कहा जाता है उसको? तो 1,00,000 श्लोक होने के कारण ये सब मामला उनको कहा जाता है।
तो महाभारत है, रामायण है, गीता है, रामचरितमानस है, तो महाभारत है, ए इसका आंसर सही है। महाभारत को सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। ठीक है, सत सहस्त्र संहिता। ठीक है, क्यों कहा जाता है? तो 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण। शेष आसुरी के बारे में पूछ रहा है, क्या कथन एक सत्य बताना है हमको। तो शेष आसुरी के बारे में तो पहला है, इसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। एक ही सही है, बताना है। तो इसे कबूलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी शेष आसुरी के समकालीन थे, उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। तो पहला भी सत्य है इसका, रोहतासगढ़ का किला जो है बिहार में, इसी ने निर्माण करवाया था। कबूलियत और पट्टा का जो प्रारंभ किया था इसी ने किया था, ये बात ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे शेष आसुरी के ही समकालीन थे, ये भी सत्य है। इसका डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं। फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन आया है 61 नंबर का। उसमें कथन दिया है, शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट समतुल्य थी, नहीं थी, दिखा है, कह रहा नहीं थी। तो शिवाजी की जो प्रशासन व्यवस्था थी किसी भी प्रकार से कैबिनेट समतुल्य नहीं थी, तो उसके इनके प्रशासन में तो ठीक है। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो जितने भी अष्ट प्रधान थे वो सचिव के रूप में काम करते थे, शिवाजी के मंत्री के रूप में काम नहीं करते, सचिव के रूप में कार्य करते थे, इसी वजह से कैबिनेट समतुल्य नहीं थी। कारण क्या बता रहा है कि 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो वही बात हो गई। तो इसमें जो है एक सही है और दूसरा भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या, आर जो है एक की व्याख्या कर रहा है, तो ए आंसर सही है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, किसके शासन में पीडब्ल्यूडी का हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो आपको क्या लग रहा है? एफएसटी जो है फिरोज शाह तुगलक, इसी कारण में डी आंसर सही है। तो फिरोज शाह तुगलक, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी पढ़ने लायक है, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ने लायक है, बलबन भी पढ़ने लायक है, और फिरोज शाह तुगलक हो गए, अकबर हो गया। और इन लोगों को पढ़ के ही जाना चाहिए किसी भी एग्जाम में, जो एग्जाम आ रहा है जरूर क्वेश्चन पूछता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मराठों के साथ होने वाली निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था? मराठों के साथ होने वाली निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था? ग्वालियर की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, पुरंदर की संधि, मंदसौर की संधि। तो पुरंदर की संधि को उसने कहा था, सी आंसर सही है। तो मराठों के साथ होने वाली जो पुरंदर की संधि थी, पुरंदर की संधि 1776 में पेशवा माधवराव नारायण एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच हुई थी, मगर इसको जो वारेन हेस्टिंग था इसको कागज का टुकड़ा कहता था, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 64 नंबर का है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, तो राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है बताइए? उपराष्ट्रपति होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, उपराष्ट्रपति होता है तो वो किससे सौंपता है अपना? तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा मामला। वो उपसभापति को नहीं सौंपता, वो राष्ट्रपति को सौंपता है, बी आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला है लोकसभा के सीटों का आवंटन तथा राज्यों के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ये सभी जानते हैं, पहला ठीक है। केरल में 20 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, 15 नहीं 13 हैं, तो यही गलत है पंजाब। गुजरात में 26 हैं। ठीक है, तो सी इसका आंसर सही है, यही गलत है, सही सुमेलित नहीं है पूछा था, तो यही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? तो चौधरी देवीलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो थे, लाल कृष्ण आडवाणी, जगजीवन राम। तो सही कूट का चयन करना है कि कौन कौन से थे। तो भारत के उप प्रधानमंत्री में सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहला, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा जगजीवन राम, चौथा चौधरी चरण सिंह, पांचवा बीवी चौहान, और छठवां जो थे चौधरी देवीलाल थे, और सातवां लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो उसमें चारों लोग ही थे, सी आंसर से चारों लोग जो थे वो उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक दल और उनकी जो स्थापना का वर्ष है सही सुमेलित है, बताना है हमको। तो डीएमके जो है, डीएमके तो पूछ रहा, डीएमके जो थी, जो द्रविड़ा मुन्नेत्रन काजिगम जो पार्टी है इनकी, द्रविड़ा मुनेत्रा काजगम पार्टी 1949 में बनी थी। ठीक है, तो स्थापना वर्ष पूछा है, सही सुमेलित पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बनी थी 1949 में। ठीक,
और एनपीए जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, एनसीपी, एनसीपी, ये एनसीपी है, ये सीपीआई है और ये बीजेपी है। ठीक है, तो एनसीपी कब बनी थी? एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय, एनसीपी राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी है। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है कब बनी थी? तो 1999 में बनी थी राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1999 में। सीपीआई जो बनी थी, तो सीपीआई कब बनी थी बताइए? सीपीआई 1920 में बनी थी, ठीक है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनी थी 1920 में बन गई थी, ये ठीक है। बीजेपी जो थी 1985 बता रहा है, बीजेपी 1980 में बनी थी, ठीक है। ये भी गलत है, तो सी आंसर सही है। सीपीआई जो थी 1920 में बनी थी, यही बात सही है। बाकी सर जितना सब गलत है, ठीक है जी, हो गया। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का है, कथन और कारण वाला फिर से क्वेश्चन आया है। कथन कारण का क्वेश्चन है 68 नंबर का। कह रहा है, कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन शक्ति है राष्ट्रपति को न देकर संसद को दी गई है। तो पहला जो है असत्य है, ठीक है, पहला गलत है, पहला गलत। दूसरा है कारण क्या दिया हुआ है, संविधान का भाग 20 जो है 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। दूसरा सही है, तो ए गलत है, दूसरा सही है, तो डी इसका आंसर सही है। ए गलत है और उसका सी वाला सही है। अगला है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो अस्थायी जो प्रावधान है, संक्रमणकालीन जो प्रावधान है, वो किस भाग में है बताइए? तो भाग 14 दिया है, इसमें नहीं है। भाग 17 दिया है, इसमें भी नहीं है। भाग 20 दिया, इसमें नहीं। भाग 21 जो दिया है, इसमें डी में सही है, डी आंसर सही है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है? तो 365 है वो क्या उपबंधित करता है? ये 365 इसके बारे में बताइए। आर्टिकल 365 क्या लिखता है बताइए? तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य का संरक्षण करना संघ का कर्तव्य होगा, ये नहीं लिखता। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने की दशा में उपबंध करता है, ये उपबंध करता है, तो ये भी उपबंध नहीं करता है वो। संघ द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का जो प्रभाव होगा उसमें राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। तो यही सी वाला करता है 365 में, ठीक है। 365 का जो सी है यही सही है, ये भी गलत है, सी आंसर सत्य है इसका। अगला है 71 नंबर का है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आती है तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, पहला ही ठीक है, ए आंसर सही है, ठीक है। 71वां का ए सही है, पहला ही ठीक है इसका। तो राज्य का जो केंद्रीय कानून होगा वो सर्वोपरि होगा और वही प्रभावी होगा, राज्य कानून उसके ऊपर ओवरराइड नहीं कर पाएगा। मगर इसका उल्टा होता तो केंद्र का कानून हमेशा ही आगे रहेगा किसी कंडीशन में। 72 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। तो संयुक्त उसकी अध्यक्षता करना जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष करता है, बुलाने की पावर राष्ट्रपति के पास है, पहला गलत हो गया। दूसरा, विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो बताना है कौन सा सही है, तो ये भी गलत है, ठीक है, इसका डी आंसर सत्य है। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार में बताया गया है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। तो इस वजह से पहला गलत है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तुम सभी जानते हैं। 6 सप्ताह के स्थान पर 6 माह जो है, ये जो 6 सप्ताह लिखा है या 6 सप्ताह 9 के 6 माह होता है। तो विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद अगर 6 माह के अंदर दूसरा सदन पारित नहीं किया करता है उसको, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी वजह से इसका डी आंसर सही है, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही गलत है इसमें। 6 सप्ताह की जगह 6 माह होना चाहिए था। 77वां है किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं जारी किया जाता, अधिकार की इच्छा भी नहीं जारी किया जाता, प्रतिषेध या उत्प्रेषण। तो कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए प्रतिषेध प्रोहिबिशन किया जाता है या उत्प्रेषण जारी किया जाता है, इसमें कंफ्यूजन तो बताइए आप।
तो प्रतिषेध जारी किया जाता है, ठीक है, प्रतिषेध जारी किया जाता है इसमें, ठीक है। बी आंसर इसका सही है, प्रतिषेध जारी किया जाता है बीच में रोकने के लिए कार्यवाही को। अगला है कथन कारण वाला, फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो कथन कह रहा है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें, याद रखिएगा, और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए इसका आंसर सही है। तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। यही जो है संपूर्ण प्रभुत्व जो संपन्न राष्ट्र होते हैं उनकी पहली निशानी या पहली प्रॉपर्टी इनकी यही होती है कि वो विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होते, ठीक है। इसी वजह से दोनों ही कथन सत्य है, और आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। अगला है कि निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, या कैद किया जा सकता है, या उसको होम अरेस्ट किया जा सकता है, कितने दिनों के लिए किया जा सकता है। तो इसके बारे में हमने बताया है आपको कि 3 माह तक कार्य किया जा सकता है उसको, तो सॉरी 3 माह कर रहे हैं, हाँ 3 माह तक, 3 माह तक। बी आंसर सही है, 3 माह तक उसको निरुद्ध किया जा सकता है। अगर 3 माह से अधिक बढ़ाना है अगर आपको, तो एक एक कमेटी बैठानी पड़ेगी, और कमेटी हर मामले की जांच करके ही बताएगी कि क्या इनकी जो निरुद्ध की समय अवधि उसको बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। तो 90 दिन मिनिमम होता है, याद रखिएगा। बी आंसर सही है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय किया जाता है। तो राष्ट्रपति अगर चुनाव होता है तो उसमें अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसका जो मामला होता है वो कहाँ पे उसका विनिश्चय होता है, तो केवल उच्च न्यायालय में नहीं होता, केवल उच्चतम न्यायालय में होता है। बी आंसर सही है। आर्टिकल 71 में वर्णित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ओनली और ओनली, और कहीं नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, बी आंसर सही है। 76 का बी आंसर सत्य है। अगला है 77 नंबर का, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक पृथक कर दिया गया था, उनको अलग कर दिया गया था। कुल मिला के कहने का मतलब यही है। किसमें किया गया था, तो 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, 2003 में, उसी में ऐसा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। डी आंसर इसका सही है, 89वां संविधान संशोधन। 85वां, 86वां, 87वां नहीं है, 89वां है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट बना के इसको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कूट बना के, ठीक है। तो पहला है, विषय दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट का अनुपूरक अनुदान किसमें है, और विनियोग विधेयक किसमें है, और धन विधेयक किसमें है। तो धन विधेयक सीधे 110 में है, याद रखिएगा। 109 में परिभाषा है और 110 में धन विधेयक है। तो धन विधेयक पहला हो जाएगा, डी का पहला सब में है। इसका मतलब कि इसको ये सबको आता है। वित्तीय विवरण किसमें दिया गया है, बताइए। वित्तीय विवरण जो है 112 में बताया गया है वित्तीय विवरण के बारे में, 2 हो गया, ठीक है। तो लास्ट सबसे पहले में 2 और लास्ट में 1 किसमें है, तो पहले वाले में ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अनुपूरक जो है 114 में अनुपूरक अनुदान के बारे में बात की गई है, और विनियोग विधेयक 115 में बात की गई है, ठीक है। तो विनियोग विधेयक वैसे भी लास्ट में पारित होता है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। अनुपूरक अनुदान की बात कर रहा है ये, विनियोग विधेयक अनुपूरक अनुदान, सॉरी 1 मिनट रुकिए। अनुपूरक जो अनुदान है वो किसमें है, 115 में है अनुपूरक अनुदान, तो बी का चौथा होगा, ठीक है। अनुपूरक अनुदान बी का चौथा होगा, तो बी का चौथा किसमें है, बी वाले में, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही होगा, मैं ये बता दिए थे। तो अनुपूरक अनुदान है ये, ठीक है। 115 में अनुपूरक अनुदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं, ठीक। धन विधेयक जो है 110 में था, 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। विनियोग विधेयक जो है 114 में है, याद रखिएगा इसको। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 जो है बी में है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसका कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वरीयता क्रम मतलब कि सबसे उच्च पे राष्ट्रपति हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति हैं। इस तरह से जो वरीयता क्रम है उनमें कौन कहाँ पे है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आता है, तो सबसे अधिक आएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, 2 सबसे पहले होगा, ठीक है। और उसके बाद CJI आते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति आएंगे इसमें। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आएंगे, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति से पहले आएंगे।
तो एक हो गया, 2 3 1 4 होगा, तो ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र कितनी थी? तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 19 वर्ष, तो 21 वर्ष थी। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन अभी नहीं जब हुआ था, उससे पहले जब थी 21 वर्ष की आयु में आप वो जाके वोट दे सकते हैं, मगर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ, जब 1988 में, तो इसमें 18 वर्ष आयु कर दी गई। ठीक है, ए इसका आंसर सही है, सॉरी बी आंसर सत्य है इसका। 21 वर्ष थी और उस संशोधन के बाद में 18 वर्ष कर दी गई, तो क्वेश्चन के हिसाब से लगाएंगे आंसर। अगला है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? परिहार है, लघुकरण है, विराम है, प्रतिलंबन है, किस पे लगा सकता है वो, बताइए। तो प्रतिलंबन पे लगा सकता है। तो आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है, तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रतिलंबन के माध्यम से किसी व्यक्ति को सजा को कम या माफ कर सकता है। ठीक है, तो प्रतिलंबन में ये होता है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, वो प्रतिलंबन कहलाता है। तो डी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह एक संवैधानिक संस्था है, तो नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, गलत है। यह एक सांविधिक संस्था है, तो ये भी गलत है। यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो दोनों ही इसके गलत हैं। तो डी आंसर सही है, कोई भी सत्य नहीं है इसमें। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन करके कौन से एक डीपीएसपी जोड़ा गया था इसमें? तो समान आचरण संहिता नहीं, 44 पहले से ही है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा जो थी, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा जो है, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, ये 42वें द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, 39 क में है, तो ये 43 क में याद रखिएगा इसको, 43 क में है, ये 39 क में है, तो इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, ये उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जो है, ये 39 च में है। ठीक है, 39 च में, तो ये भी ठीक है। तो 2 3 4 जो है इसका सही आंसर, इसका बी आंसर सही है, 2 3 4, 83 में का बी आंसर सही है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरांक में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों के सही सुमेलित करना है। तो हमको मिलाना है इसमें कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जो जीवाणु, उनके और फसलों में किस फसल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, वो है तो सोयाबीन में राइबोजियम जैपोनिकम पूछ रहा है। तो ठीक है, पहला कि सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम पाया जाता है, और जलीय फर्न में एनाबीना एजोली पाया जाता है, ये भी ठीक है। लुसर्न में राइबोजियम मेलिलोती पाया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो तीनों ही सत्य हैं, तो ए इसका आंसर सही है, तीनों ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, बताना है। तो क्या है इसमें? तो सूची 1 में दिया हुआ है जाइलम, तो जाइलम है जल का अवशोषण करता है, जाइलम जल का अवशोषण करता है, जल, ठीक है, सॉरी जल का अवशोषण नहीं करता, जल का परिवहन करता है ये। ठीक है, मूल रोम जो है क्या करता है? तो मूल रोम जो है जल का अवशोषण करता है, मूल रोम जल का अवशोषण करता है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है, तो 4 हो गया। और रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन करता है, तो 3 हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसका बी आंसर सही है। जाइलम जल अवशोषण, जल परिवहन करता है जाइलम, जाइलम से जल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, कह रहा है विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो विकिरण द्वारा जो है ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता है? ठोस, द्रव, गैस, किसी का भी नहीं। तो कौन सा आंसर से 86 का बताइए? तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका डी आंसर सही होता है। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। ठीक है, ठोस में जो होता है वो चालन द्वारा होता है। चालन का उदाहरण आप देखे होंगे कि कभी खाना बनाते होंगे, आप पढ़ने वाले होंगे, अगर कह रहा कि खाना पीना बनाते होंगे आप,
तो गलती से सब्जी चलाते समय गलती से आप अपना जो चलाने वाला जो कलछी या पलटा होता है उसको कढ़ाई में भूल गए हैं सब्जी में, कुछ देर बाद उसको पकड़ेंगे तो जल जाते हैं। तो सब्जी से जो उसमें धीरे धीरे ये लेके ठोस और उस चालन द्वारा आपके हथेली जहाँ आप पकड़ते हैं वहाँ तक गर्म हो जाता है, तो चालन होता है, ठीक है। तो उष्मा जो है ठोस में प्राय उष्मा चालन द्वारा तथा द्रव में गैसों में उष्मा संवहन द्वारा। तो जैसे घर चाय जब बनाते हैं आप अपने ही रूम पे, जब चाय बनाते हैं आप तो देखते होंगे पहले तो शांत रहता है, आप चाय और सब सब डाल दिए उसमें, दूध डाल दिए हैं तो शांत रहेगा, फिर उसके बाद में उबलना शुरू होता है तो नीचे के अणु ऊपर आते हैं, ऊपर के नीचे आते हैं, तो संवहनी होता है, ठीक है। ऊपर अदरक और चाय अब इलायची ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो वो संवहन के द्वारा गर्म होता है, ठीक है। तो जो पेंदी में होता है, जो वहाँ से गैस की आंच लगती है, इसमें जो ताप लगता है उसमें मिलती है इसको, तो नीचे का पार्टिकल गर्म होकर ऊपर भागते हैं, फिर जो ऊपर भाग जाते हैं तो ठंडे पार्टिकल उसका जगह लेने के लिए फिर नीचे जाते हैं। तो इसी वजह से देखते हैं तो ऊपर नीचे ऐसे उठता रहता है, नीचे जाते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब बात है। मगर विकिरण द्वारा उष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से जो सन का जो लाइट है और उष्मा है वो विकिरण द्वारा ही उष्मा उत्सर्जित होती है, तो इस वजह से वो निर्यात होते हुए उतने दूरी से पृथ्वी पे आ जाता है, अदरवाइज वो आ ना पाता, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दाब एक अदिश राशि है। तो दाब एक अदिश राशि मतलब होता है कि अदिश राशि होता है और सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि में क्या होता है कि दिशा के साथ साथ उसकी परिमाण की भी आवश्यकता होती है, और अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो पूछ रहा है कि दाब एक अदिश राशि है, तो दाब किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल होता है उसी को दाब कहते हैं, अतः दाब एक अदिश राशि है, तो पहला ठीक है। दाब की इकाई डाइन होती है, तो दाब की इकाई डाइन नहीं होती, दाब की जो इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, ठीक है। तो ये गलत है, तो केवल एक सत्य है, दूसरा गलत है, ए इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो कथन कह रहा है इसमें कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते, क्यों? अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है। तो ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में खड़े नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या बता रहे हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्व कम होता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है, तो ए इसका आंसर सही है, दोनों ही सत्य है, ठीक है। अगला 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर का? कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध कराता है? तो सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और सेरिबेलम है। तो कौन कराता है ये? तो थैलेमस कराता है, इसका बी आंसर सही है। थैलेमस जो है मानव मस्तिष्क का जो थैलेमस होता है ताप, पीड़ा या स्पर्श का बोध कराता है, ठीक है। सेरिब्रम क्या कराता है? सेरिब्रम जो है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का समन्वय करता है, और हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। और सेरिबेलम जो होता है यह पश्च मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है, सेरिबेलम, ठीक है। तो ये सब पूरा बात हुआ। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुवांशिक रोग में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती? तो निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? डाउन सिंड्रोम है, थैलीसीमिया है, हीमोफीलिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा है? तो थैलीसीमिया होता है। तो अनुवांशिक रोग जो है थैलीसीमिया में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण क्षमता नहीं होती है, ठीक है। और जो डाउन सिंड्रोम होता है इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया इसमें रक्त श्रावण रोग भी कहते हैं इसको, ठीक। तो ये सब बात है, बी आंसर सही है 90 का, थैलीसीमिया होता है। अगला है ए बी रक्त, 91 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें ए एंटीजन पाया जाता है, इनमें बी एंटीजन पाया जाता है, इनमें ए बी एंटीजन दोनों पाया जाता है, इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो किस कारण से ये होते हैं? तो ए बी जो रक्त वर्ग के लोग होते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, मतलब सभी लोग उनको रक्त दे सकते हैं क्योंकि ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसे एग्लूटिनेशन नहीं होता, इसमें एक दूसरे में जाम नहीं होते, ठीक है। ऐसे होता है ना, इसमें वो दूसरे में फंस जाते हैं, जो उनके जो कण होते हैं तो एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो इसमें फंसना नहीं होता है ए और बी वाले में। सी आंसर सही है, इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं इसमें। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? तो उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस मतलब उठा हुआ लेंस, उत्तल
उठा लेंस जब है, जैसे कोई अगर प्रकाश इसे पड़ता है तो क्या करता है, उसको सिकुड़ देता है, ठीक है, इसको कन्वर्ज करता है, क्या करता है, अपसारित करता है, अभिसारित करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता, वर्ण विक्षेपण करता है। तो अभिसारी करता है कि अपसारी करता है, बताइए। तो बता दिया हम इसको, ये अपसारी का बात है कि अभिसारी का बात है। ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है। तो अभिसरित करता है इसको, ठीक है। अभिसरित मतलब होता है अंदर की ओर मोड़ देता है, ठीक। तो जैसे लेंस है, जैसे जैसे इसे बढ़ा तो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, इस तरीके से एक जगह केंद्रित कर देता है। इसी वजह से जब लेंस आप लिए रहते हैं और सनलाइट में कभी आप करते हैं और किसी के शरीर या कपड़े पे उसका फोकस करवाते हैं, तो जैसे लग तो उसको जलन महसूस होती है, और कभी कभी पेंज होता है, जो पन्ना होता है उस पर काफ़ी देर तक किरण से आपतित करवाते रहते हैं, तो वो पन्ना जलने लगता है वहाँ पे सनलाइट से, तो केंद्रित होकर वो जलने लगता है, तो वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसका बी आंसर सही है, अभिसरित करवाते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि कवक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है कवक के बारे में। तो कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कौन सा इसमें सही है। तो जो कवक होते हैं अपना भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। क्लोरोफिल होता तो वो दूसरे पर निर्भर नहीं होता, खुद ही अपना खाना स्वयं बना लेता। तो केवल एक सत्य है इसका, ए आंसर सही है, बाकी सब असत्य है, ठीक है। तो 93 का ए आंसर सत्य है, याद रखिएगा, केवल एक सत्य था 93 का, ठीक। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का। 94 में कह रहा है, अब इसमें थोड़ा सी सेट का क्वेश्चन आ गया है। तो कह रहा है कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। तो मान लो बेटी x है, तो माता क्या होगा, माता हो जाएंगी 4x। और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है, तो पिता हो गया 5x हो गया। माता और पिता की आयु का योग 135 है, तो 4x + 5x हो गया 135, ठीक है। तो बेटी की आयु बताना है, तो 9x हो गया, 135 हो गया, ठीक है। तो x = 135/9 = 15, तो 15 आ गया। तो बी आंसर सही है इसका, कि 15 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 101 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा। तो 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो बताना है क्या होगा। तो 94 के बाद हम लोग 101 पे आ गए, तो क्वेश्चन छूट गए, तो थोड़ा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन छूटा है, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो क्वेश्चन छूट गए भाई, इधर वाला छूट गए हैं, ठीक है, ये छूटा है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रतन पवन से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो हम पहले ही बताए थे आपको कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इसके बीच में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वेस्ट साउथ हो जाएगा, और इधर जो है ईस्ट साउथ होगा, और इधर होगा जो वेस्ट नॉर्थ होगा, ठीक है। तो कह रहा है दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट है, मगर इस साइड में है। तो कह रहा है कि 40 मीटर। तो मान लीजिए रतन यहाँ है, सॉरी, तो पवन यहाँ है, तो पवन से 40 मीटर इधर है, ठीक है, यहाँ पे रतन है, ठीक। यदि ललन पवन से 40 मीटर दक्षिण पूर्व है, तो ललन जो है पवन से, ये पवन है, इसे है दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व नीचे होता है यहाँ पे। तो ये कितने हैं, 40 मीटर, ये दक्षिण साउथ ईस्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट है ये। कौन है, ललन है, ठीक है। तो ललन और रतन के, ललन रतन के किस दिशा में है। तो रतन है या ललन है, तो पूछ रहा किस दिशा में है, तो इसका पूर्व दिशा में है, ठीक है, डी आंसर इसका सही है, पूर्व दिशा में है। ये दिशा कौन सी है, यहाँ पे अगर आप खड़े हों और ललन यहाँ पे खड़ा है, तो आपकी पूर्व दिशा में ही होगा ना ये, ठीक है, पूर्व दिशा में, डी आंसर सत्य है इसका। अगला है, यदि यदि किसी निश्चित कोड को जो DATE है उसको WZGV लिख सकता है, तो इस कोड कॉम को क्या लिख सकते हैं, COME कॉम को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी का W दिया है, तो रिवर्स ऑर्डर लिखा है ये, ठीक है। तो डी का W होता है, ए का Z होता है, टी का G होता है, और ई का V होता है, ठीक है। तो ये रिवर्स लिखा है, जैसे ABCD लिखे हैं, फिर जेड, ABCD यहाँ से लिखे हैं, ABC लिखे हैं, जेड
वाई एक्स इस तरह से लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो वही उल्टा लिखा है इसका। ठीक है, तो अब सी ओ एम ई का उल्टा क्या होगा? सी ओ एम ई का उल्टा होगा तो सी का एक्स होता है, ओ का एल होता है, और एम का एन होता है, और ई का वी होता है। तो एक्स एल एन वी, एक्स एल एन वी, एक्स एल एन वी, ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया है कि दूसरे चित्र में एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें दिया 97 नंबर का कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो 119, 17 और 21, तो कैसे हुआ है ये बताइए। तो इसमें एक काम करिए आप, 21 में 3 का गुणा करिए, भाग दीजिए तो 7 आ जाएगा, और 7 में 17 को गुणा करिए, 17 सत्ते 119। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब ऐसे करिए, 18 में 3 का भाग दीजिए, 6 आएगा, 6 गुणते एक्स करिए और 174 करिए, एक्स इक्वल टू 174/6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी के 12, 6 चौक 24, 6 9 54, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो 29 होगा, डी आंसर इसका सही होगा, 29 हो जाएगा। वैसे 24 में अब 3 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 24, 8 3 के 24, 8 हो जाएगा, और 8 में 23 का गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24 को 4, और 8 दूनी के 16, 4 16 2 18। ठीक है, 184 हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर सही होगा इसका, कुछ करना नहीं है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए भाई है बी का, ए जो है भाई है बी का। ठीक है, सी पिता है ए का, तो सी दोनों का पिता होगा तब। ठीक है, डी भाई है ई का, तो सी है, सॉरी, ए भाई है बी का। ठीक है, इसका दोनों का पिता कौन है? सी है। और डी ई का भाई, ई बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की पुत्री ई है। ठीक है, और डी का भाई जो है ई है, डी भाई है ई का, तो डी है ई का भाई। तो डी का चाचा कौन है? तो डी का चाचा ए है। क्यों ए है? क्योंकि ये दोनों का भाई बहन का संबंध है, तो इनका जो बेटी होगी ई, या बेटा होगा ई, या इसका भी यही बेटा है। ठीक है, बेटा बेटी, क्योंकि भाई का संबंध दिया हुआ है, डी ई का भाई, तो ए होगा इसका, ए आंसर सही होगा, 98 का ए होगा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसमें बताना है कि भिन्न युग्म कौन सा है। तो जोड़ है, घटाव है, गुणन है, भिन्न है। तो जोड़ है, घटाव है, गुणन है, भिन्न है। तो इनमें से 3 से भिन्न भिन्न नहीं हुआ है। ठीक है, तो जोड़ घटाव ये गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव एवं गुणन गणितीय संक्रियाएं हैं, जबकि भिन्न एक संख्या है। ठीक है, भिन्न एक संख्या है ये, और बाकी जो है संख्याओं पे होने वाले, जोड़ घटाना है संख्याओं में होने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ होता है, ये दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, दो संख्या गुणन होता है, दो संख्या घटाव होता है, दो संख्याओं का भिन्न नहीं होता। भिन्न एक खुद ही संख्या, 2/3 एक संख्या है। ठीक है, और 2 + 3 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो ये वाला बात है इसमें। 100वें नंबर क्वेश्चन है कि 5 घड़ियां क्रमशः 3 4 5 6 7 सेकंड के लिए अंतराल पे बजती हैं, किसी एक समय 7 बजने के कितने देर बाद फिर से एक साथ बजेंगी? तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 का एलसीएम कितना होगा? तो जब 3 4 5 6 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 6 42 और 5 चौक 20। ठीक है, 42 गुणते 20, तो 42 420 अगर कर लेते हैं हम, तो 420 42 से भी कट जाएगा, 2 से भी 20 से भी कट जाएगा, और ये 7 से भी कट, 7 6 42 कट जाएगा, 3 से भी कट, 3 चौके 12, 3 9 7 6 42, हाँ ये भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 420 हो जाएगा इसका लघुत्तम। ठीक है, तो 420 सेकेंड बाद ये बजेंगी। 420 में अगर 60 का हम भाग दे देते हैं तो घंटा आ जाएगा, तो 6 का भाग अगर देते हैं तो 7 मिनट आएगा। ठीक है, तो सॉरी, सेकंड में जब 7 से गुणा तो मिनट आ जाएगा 7 मिनट में। ठीक है, तो 5 घड़ियां 3 4 5 6 7 के अंतराल में बजती हैं, किसी एक समय 7 बजने के कितने देर बाद ये एक साथ फिर बजेंगी? तो 7 मिनट बाद बजेंगी। तो 7 मिनट बाद, तो सी आंसर इसका सही होगा, 7 मिनट बाद बजेंगी। ठीक है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में उसे मिनट में कन्वर्ट कर देना। तो एलसीएम जब लेंगे
तो एलसीएम सेकेंड में दिया है 3 4 5 6 7 का जब एलसीएम आप लेंगे तो 2 करिए, तो 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, फिर 2 करिए, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। तो बस यही है, इसी को गुणा कर देना है। तो 420 आ जाएगा। 420 सेकंड आया, तो इसको मिनट में बदलेंगे जब हम, तो 0 से 0 कट गया, 6 7 42, तो 7 आ गया। तो 7 मिनट यही आया, 7 मिनट बाद फिर से बजेंगे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है, तो यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार दिया है, मंगलवार है, था, मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा? तो ये देखिए सिंपल, ये नियम जानिए कि एक वर्ष में एक दिन का चेंज होता है। अगर नॉर्मल वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो मान लीजिए 18 फरवरी 1997 को अगर मंगलवार है, तो 18 फरवरी 1998 को बुधवार होगा। ठीक है, ठीक है। अब 18 फरवरी 1999 को बृहस्पतिवार होगा, और 18 फरवरी 2000 को शुक्रवार होगा। ठीक है, चूंकि जो 2000 है यह एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है, तो 29 का इसमें फरवरी होगी, तो 2 दिन इसमें बढ़ेगा। अगर यही मार्च का पूछता तो हम 2 दिन बढ़ा के लिखते, फरवरी की जगह पे शुक्रवार शनिवार लिखते, आता है यहाँ पे। ठीक है, क्यों आता? क्योंकि 2 दिन की बढ़ोतरी होती है, 29 का फरवरी हो जाता। मगर 18 ही दिया है, हमको फरवरी पार नहीं करना है, 29 तक नहीं जाना हमको, 18 फरवरी का ही पूछा है, तो इसमें से शुक्रवार ही होगा। अगर 1 मार्च का पूछा होता तो हम 2 दिन बढ़ा के बताते। ठीक है, तो इसका शुक्रवार होगा, सी आंसर इसका सही होगा। ठीक, अगला है, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा? 1 से 99 में 5 कितनी बार आएगा जो कि 3 से विभाज्य संख्या ना हो? ठीक है, तो 5 होगा, 15 विभाज्य है। ठीक है, 15 विभाज्य है, 25 3 से विभाज्य नहीं है, 5 3 8, 35 विभाज्य नहीं है, 45, 15 3 45 ये भी विभाज्य है। चलिए लिख लेते हैं टोटल, तो 15 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 45 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, और क्या होगा? 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 50 हो गया, 51 52 53 54 55 56 57 58 59। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 13 25 65, 5 6 5 11, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 नहीं कटेगा, ये भी 51 कट जाएगा, 5 2 7 ये भी नहीं कटेगा, 5 3 8 ये भी नहीं, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, 6 5 11 ये नहीं कटेगा, 7 5 12 57 7 5 12 ये भी कट जाएगा, 8 5 13 9 5 14 ये भी नहीं कटेगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 7 5 12 ये भी कट जाएगा भाई, 8 5 13 9 5 14। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगा, ये आंसर इसका सही होगा, 13 होगा। ठीक है, 13 होगा इसका, 14 होगा, बताइए। ठीक है, तो इसमें 13 दिया है, 13 नहीं होगा। 55, जो 55 में 2 बार 5 आया है, इसको याद रखिएगा, 55 में 2 बार 5 आया, इसलिए 14 होगा इसका, तो इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है, अगर 55 को 1 लेंगे तब 13 आएगा, 55 को 2 लेना पड़ेगा ना, कितनी बार 5 आएगा पूछा है, 55 में 2 बार आया है। ठीक, यही थोड़ा सा इसमें पेंच था। ठीक है, 14 होगा इसका, बी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, तो 40% हिंदी में फेल हो गए, फेल, तो पास कितने हुए? 60%। 50% अंग्रेजी में फेल हो गए, तो 50% जो है अंग्रेजी में, तो पास कितने हुए?
50%। 71% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, तो 71% जो है दोनों में फेल हो गए, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। तो ज्ञात कीजिए कितने परसेंट विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। तो कितने परसेंट पास हुए हैं बताना है। ठीक है, तो 21% जो है दोनों में फेल हुए हैं। तो पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि हिंदी में कितने परसेंट पास हुए हैं। तो हिंदी में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 60% पास हुए हैं। तो इसका डी आंसर सही है, कुछ करना नहीं है इसमें, थोड़ा दिमाग लगाना कि 40% अगर हिंदी में फेल हो गए हैं तो हिंदी में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 60% पास हुए हैं। डी आंसर इसका सही है। और कुछ नहीं पूछा है, ये साधारण क्वेश्चन पूछा है, बस बड़ा क्वेश्चन कर दिया, घुमा दिया है, कुछ मामला नहीं है इसका। पूछा 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए तो पास कितने हुए, तो 60% पास हो गए। तो वही पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो 60%। ठीक है, अगला है कि यदि एक्स वाई जेड किसी काम को मिलके, तो एक्स वाई जेड जो है मिलके 12, 15 और 18 दिन में पूरा कर देते हैं, तो तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो 12, 15, 18 का जो एलसीएम होगा, 12, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा बताइए। अगर 180 कर लेते हैं तो 12, ठीक है, तो इसका 180 लघुत्तम हो जाएगा, 180। तो 18 का 10 हो जाएगा यहाँ पे, 15 का 12 हो जाएगा और 12 का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स जो है 15 दिन में काम पूरा करेगा और वाई जो है 12, 12 काम, एक दिन में 15 काम करता है, 12 वाई 12, जेड जो है 10 काम करता है। तो तीनों मिल के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 180 टोटल काम, और 15, 12 और 10, 15, 12 और 10, तो 5, 2, 7 हो गया, और 3, 37 काम ये लोग एक दिन में करेंगे, तो 37 हो गया। ठीक, तो 4, 3, 12, 120 हो गया। तो 4 से ही 32 बटे में 37, तो 4 से 32 बटे में 37 दिन में करेंगे, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, एलसीएम लेके भाग दे देना है। अगला है बताना है लुप्त संख्या कौन सी है। तो लुप्त संख्या क्या है, तो लुप्त संख्या क्या था, 48 में 24 हो गया, फिर 24 के बाद 72 हुआ है, 72 के बाद ये हो गया, तो 48 में हाफ करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 72 होगा, गुणते 3 हो गया। फिर इसका हाफ करेंगे 72 का, 72 में हाफ करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में 3 का गुणा अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 का अगर हाफ करते हैं तो 54 हो जाएगा। 54 आंसर आएगा, इसका डी आंसर सही है, 54 आएगा। ठीक है, अगला है यदि किसी संख्या का 35% 50% से 12 कम है तो संख्या बताइए। अगर किसी संख्या का 35% 50% से 12 कम है, अगर x का 35%, माना संख्या x है, x का 35% जो है उसके 50% से 12 कम है, तो x के 50% से -12 कम है। ठीक है, तो संख्या बताना है। तो 35%, 35x माइनस 50x बराबर -12, तो हो गया -15x और -12 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 12/15 इंटू 100। ठीक है, तो 3, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 25 × 4 = 100, 20 × 25 100 होगा। ठीक है, 20 हो गए, तो 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 आएगा इसका आंसर, सी इसका आंसर सही है, 80 है। तो कुछ करना नहीं है, आपको सीधे लिख देना है कि माना ये संख्या x का 35% जो है बराबर है x के 50% से -12 कम है, इसी को बस सॉल्व कर देना है। ये परसेंटेज में है तो घट जाएगा, इधर आएगा तो -15% हो जाएगा इधर, परसेंट x बराबर -12 इधर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 15x बराबर 12 हो गया। तो x इक्वल टू हो गया 12 बटे में 15 का परसेंट भी है तो बटे में ये चला जाएगा 100, तो ये इधर चल गुणे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यही हो जाएगा 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 20 × 25 = 100, तो 20 × 40 इक्वल टू 80 हो गया। तो 80 संख्या थी, साधारण क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। तो रसिया है, चैता है, कजरी है, बिरहा है। तो रसिया ही थे, तो रसिया कहा जाता है, रसिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, तो वो रसिया ही है, ए सही है, रसिया जो गाना है वो है। तो 107 का ए सही है। ठीक, अगला है 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है। तो भारत माता मंदिर,
कहाँ है? बनारस में है। विश्वनाथ मंदिर बनारस में है। संकट मोचन ये बनारस में है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है बनारस में नहीं है। सी आंसर इसका गलत है। ये कहाँ पे है? कुशीनगर में है। ठीक, सी आंसर सत्य है इसका। ये कुशीनगर में है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं, तो ठीक है, कहे जाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता को कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, दोनों कथन सत्य हैं। और उसकी व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर सही है, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो 109 का एक आंसर सही है। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का प्रभाव अधिकतम होता है? तो आप पढ़े होंगे इसको पर्यावरण में कि सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का वो लाइकेन पे पड़ता है। ठीक है, तो अमरवेल पे नहीं पड़ता, फर्न पे नहीं, मनी प्लांट पे नहीं, लाइकेन पे पड़ता है। जहाँ पे वायु प्रदूषण बढ़ता है तो लाइकेन जो होते हैं विलुप्त होने लगते हैं या सूखने लगते हैं। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन 111 नंबर का है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ पर किया 1950 में नहीं, 1937 में भी नहीं, 1977 में नहीं, और सॉरी 1877 में नहीं, 1925 में किया गया था। डी आंसर इसका सही है। 1925 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रदेश का उच्चतम न्यायालय को इलाहाबाद में ही बना रहा उस समय। साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ को बनाया गया। तो डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, तो क्या ऐसा ही है? तो यमुना को उद्गम स्थल इससे पहले हम पढ़े थे, बंदर पूंछ जो ग्लेशियर है वहाँ के ढाल पे बनती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और यमुना से जो है चंबल नदी जो है यमुना से इटावा मिलती है, बात बिल्कुल सही है, उसके पास मिलती है। ठीक है, शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है और शारदा नदी को ही काली नदी भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। तो दोनों ही कथन सत्य है, इसका सी आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 113 नंबर का कि अधेश्वर दूधनाथ चंपा इत्यादि अधेश्वर दूध सागर चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फल की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो चंपा, दूध सागर, अधेश्वर आम की हैं, केले की है, लीची की हैं, अमरूद की हैं। तो ये लोग केले की प्रजाति हैं, बी आंसर सही है। दूध सागर चंपा जो है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने केले की प्रजातियां हैं ये। ठीक है, अगला है 114 नंबर का कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो उर्वरक कारखाना आंवला में है, तो ये ठीक है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में, ये भी ठीक है। डीप मीट फ्रीज प्लांट जो है ये फिरोजाबाद में, अलीगढ़ में नहीं है, ये फिरोजाबाद में है। ठीक है, फिरोजाबाद में, ये गलत हो गया। परमाणु शक्ति जो है नरौरा में, ये बात ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है? तो प्रयागराज जिले में कौन सी नहर है भाई? तो केन नहर है, बेलन नहर है, नगवा बांध नहर है, सपरार नहर है। तो बेलन गांव नहर है, नहर है, बी आंसर सही है। बेलन घाटी सुने होंगे आप, एक नदी थी उसी के नाम पे नहर बनाया गया, तो बी आंसर सही है, बेलन नहर। ठीक है, केन नहर जो है बांदा जिले में सिंचाई करती है, केन है बांदा जिले में। ठीक है, नगवा बांध जो है ये मिर्जापुर में है और सपरारा जो है झांसी और हमीरपुर में है। ठीक है, ये है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हरदोई है, प्रयागराज है, सीतापुर है या सोनभद्र है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है सोनभद्र है, डी आंसर सही है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो जिला है लखीमपुर खीरी है। ठीक है, उसके बाद में सोनभद्र आता है। ठीक है, सोनभद्र फिर हरदोई आता है, तो डी आंसर सही है, सोनभद्र है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिला है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार कौन सा उत्पाद है इसको बताना है। ठीक है, तो बलिया है, आजमगढ़ है, अमरोहा है और बरेली है। तो कौन किस में है सबसे अधिक? तो बलिया की बिंदी में से, बलिया की बिंदी 2 हो गया। आजमगढ़ में क्या है? ब्लैक पॉटरी है। अमरोहा में क्या है? तो अमरोहा का वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र अमरोहा का प्रसिद्ध है, तो 4 हो गया। बरेली में जरी का काम बढ़िया होता है, 3 हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ए आंसर सही है, 2 1 4 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो गहन पारिस्थितिकी तंत्र जो है अर्नीनेस, पारिस्थितिकी तंत्र टासले ने, पारिस्थितिकी तंत्र जी टेलर ने, पारिस्थितिकी जी टेलर ने, और पारिस्थितिकी नीचे जो है ग्रीननेल ने। तो कौन किसने दिया था? वैज्ञानिक का नाम बताना है। किस वैज्ञानिक ने क्या दिया था, अवधारणा कौन सी दी थी? तो सही सुमेलित नहीं है, तो पारिस्थितिकी जो दिया था जी टेलर ने नहीं दिया था, अर्नहस्ट ने दिया था। ठीक है, अर्नस्ट ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, सी आंसर से गड़बड़ है, अर्नस्ट हैकल है वो। ठीक है, अगला है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, क्लोन कहते हैं, या फ्रैगमेंट कहते हैं। तो उसको वेक्टर कहते हैं, ये आंसर सही है, वेक्टर कहा जाता है उसको। 20वां है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्रणाली जो प्राणी उद्यान कहाँ पे है? लखनऊ है, कानपुर है, बरेली है, गोरखपुर है। तो गोरखपुर में, सी आंसर सही है, गोरखपुर में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर जून 2023 के हैं, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि थारू संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो थारू संग्रहालय जो है बलरामपुर में है, ये आंसर इसका सही है। बलरामपुर में अभी 2023 में खुला है, तो इसको पूछ सकता है। ठीक है, बाकी जो है करंट अफेयर्स के हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।